हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर उमा शंकर शर्मा ऋषि जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आचार्य डॉक्टर चंद्रभूषण मिश्र जी, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पंडित ज्योतिन्द्र मिश्र जी, पंडित कमलेश पुण्यार्क जी, प्रोफेसर उमा पाठक जी, मैं सभी का स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी मत-बंधुओं का और जो भी हमारे अतिथि हैं सबका मैं स्वागत करता हूं। व्यक्तिशः नाम लेना संभव शायद नहीं हो पाएगा, फिर भी मैं कुछ प्रमुख लोगों को निश्चित रूप से याद करना चाहता हूं। हमारे बीच आज उपस्थित हैं प्रोफेसर पीएन तिवारी जी, मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे आसाम के डिब्रूगढ़ से आचार्य लक्ष्मी नारायण पांडे जी आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। औरंगाबाद नवीनगर से डॉक्टर मधुसूदन पांडे जी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच पटना से श्री वामदेव मिश्र जी हैं, राजीव रंजन मिश्र जी हैं, श्री राजमणि मिश्र जी हैं। मैं देख रहा हूँ हमारे सहयोगी महेश्वर पाठक जी हैं, अविनाश पाठक जी हैं, अजीत पाठक जी हैं, हिमांशु पांडे जी हैं, कई और नाम हैं, संजय अनु जी हैं, धनंजय जयपुरी जी हैं, सुमन जी हैं। मैं सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम को आपने सफल बनाया। मैं ऋषि जी की हमारे बीच उपेंद्र जी हैं, मनेर से आए हुए हैं, मैं उनका विशेष रूप से स्वागत करता हूं। हमारे बीच राजीव गंगोर जी हैं, सुमन जी के अलावा संगम जी हैं, सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। और ऋषि जी के बारे में मैं भी दो शब्द कहना चाहूँगा जो मैंने अपने संपादकीय में लिखा है, मैं उसे अक्षरशः पढ़ना चाहूँगा और उसके साथ मैं अपना वक्तव्य भी समाप्त करूँगा। ईर्ष्य, वैदुष्य और ऐसी सरलता, सहजता अद्भुत। यदि आप परम सम्मान्य ऋषि जी से नहीं मिले हैं तो इस प्रकांड विद्वान में ऐसी सहजता है आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। आपने अभी स्वयं भी महसूस किया होगा कितनी सहजता और सरलता है इनके व्यक्तित्व में। उनके किस किस वैशिष्ट्य की चर्चा की जाए। उनके असंख्य शिष्य कहते हैं कि संस्कृत का अध्ययन इतना सरस हो सकता है, यह आप तभी समझ पाएंगे जब उनकी कक्षाओं में बैठकर आपने शिक्षा पाई हो। और यह भी एक आश्चर्य है कि इस संस्कृत के महापंडित के शिष्यों ने देश विदेश के ढेर सारे उच्चस्थ पदों की शोभा बढ़ाई है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा, कुलपति, केंद्रीय एवं अन्य विश्वविद्यालयों के संस्कृत विभागाध्यक्ष और इनका उपनाम ऋषि इन पर 100% सही उतरता है। ऋषि शरीर की सारी उपलब्धियां, कोई शिष्य किसी ऊंचे पद का प्रत्याशी है, घबराया हुआ है, आप उसे आशीषते हैं, जाओ हो जाएगा, और शिष्य का कार्य सफल हो जाता है। 54 शिष्यों को आपने अपने निर्देशन में डॉक्टर बनाया और इनके शिष्यों के शोध विषय देखें। वास्तविक शोध, नई खोज, खाना पूर्ति नहीं। और यह विद्वान अपने शिष्यों से भी विनोदी और अत्यंत आत्मीय स्वर से बात करता है। कथा, कहानी, गल्प, चुटकियां, चुटकुले, इनसे मिलो तो जानो। कहते हैं ना, कोई भाषा छोटी बड़ी नहीं होती, उसके बोलने वालों की संख्या कम हो सकती है और हर भाषा बोली में उस भाषाभाषी समुदाय का इतिहास, कला, संस्कृति छिपी होती है। किसी भाषा के विलुप्त होने का अर्थ एक इतिहास का अंत होता है। ऋषि जी अपने परिवार से और मगही भाषी अपनों से
मगही में ही बात करते हैं। इसके अलावा अंग्रेजी, बांग्ला और मिथिलांचल की जो भाषा है और भोजपुरी में भी ये धारा प्रवाह बोलते हैं। इनकी कृतित्व के बारे में अगर हम चर्चा करें तो प्रायः 30 पुस्तकें और सभी ऐसी कि विज्ञान के नए गवाक्ष खोलती हैं। और ऋषि जी अभी भी रचनारत हैं। वह आज भी हाथ से ही लिखते हैं, मोतियों जैसे चमकते अक्षर। हम उनकी अशेष उपलब्धियों को शब्दायित करने में असमर्थ हैं। उन पर केंद्रित यह विशेषांक मगबंधु अखिल गौरवान्वित हुआ है। ऋषि जी को क्या अंतर पड़ता है? ऐसे अनेक उपक्रम उनके श्री चरणों में समर्पित होते रहते हैं। जो सामग्री इस अंक में हम जुटा पाए वह हमारी सीमा है। उनकी उपलब्धियां तो असीम हैं, फिर भी हमें विश्वास है यह सामग्री आपको तोष देगी। अंत में अंक के शेष पारंपरिक सामग्रियां यथावत है। ऋषि जी को के स्वस्थ रहते हुए शतायु होने की मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अब मैं अतिथियों के और सभागार में उपस्थित सभी बुद्धजनों के स्वागत के लिए स्वागत गान गाने की अनुमति देती हूँ। आग्रह करती हूँ एकता और जीविता किशोरी से। महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः गुरो गिर्वाणभाषाय त्वदीयं स्वागतं कुर्मः दिनमनो धन्यतम एतत् इयं मङ्गलमयी वेला वयं यद् बालिका एते त्वदीयं स्वागतं कुर्मः न कश्चित् भावना भक्ति न कश्चित् साधना शक्ति परम श्रद्धा शुभाञ्जलिभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः न धूपं दीपनैवेद्यं न कश्चित् भक्तिसाहित्यं न पुष्पं चन्दनं श्रीमन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः गुरो गिर्वाणभाषाय त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। धन्यवाद। धन्यवाद। सर्वार्थानाम् उपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम्। ये मुख्य कार्यक्रम तो मगबंधु पत्रिका के लोकार्पण का है, किंतु इसे मेरे जन्मदिन को भी समेट लिया है इन्होंने, इसलिए यह कार्यक्रम दोहरी प्रसन्नता से मेरे लिए भरा हुआ है। मंचासीन सभापति आदरणीय मेरे शिष्य प्रवर डॉक्टर चंद्रभूषण मिश्र जी और ज्योतेंद्र मिश्र जी तथा कमलेश पुण्यार्क जी एवं इस सभा में पहुँचे हुए सभी संस्कृति प्रेमी जन, मैं इस अवसर पर सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ कि मेरे जन्मदिन को इस आकार में देने के लिए इतने लोग पधारे हैं, जो मेरे कई तो गुरु तुल्य हैं, कुछ तो साक्षात शिष्य हैं और
कुछ माइक देखिए तो ऑफ है क्या? माइक को थोड़ा और तेज करवाइए। माइक ऑफ है। अच्छा है, देखिए मैं अध्यापक था, इतना बोल सकता हूँ, इतनी बड़ी सभा में बोलने का अभ्यास है, बिना माइक के ही बोलता हूँ। ना माइक को आप नहीं पकड़िए सर, थोड़े ना आप हम पकड़े आप। अच्छा, मैं अध्यापक रहा हूँ और अध्यापक का कर्तव्य है बड़ी सभा को संबोधित करना, और आज भी मैं अध्यापक हूँ, यद्यपि रिटायर किए हुए मुझे 24 वर्ष हो गए। तो सभी लोगों को मैं अपना हार्दिक प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे आदरणीय ज्योतेंद्र मिश्र जी हैं, जिनके साथ मुझे हिंदी साहित्य का सम्मान साहित्य सम्मेलन से प्राप्त हुआ था। यद्यपि हम लोग दोनों साथ ही बैठे हुए थे, किंतु इनका परिचय मगबंधु के द्वारा मुझे मिला और फिर इनसे तुरंत बातचीत की टेलीफोन पर। इसलिए मैं उनको विशेष रूप से प्रणाम करता हूं कि मैं इतने दिनों तक उनसे परिचित कैसे रहा। वैसे ही राजमणि जी हैं, राजमणि जी बहुत बड़े साहित्यकार हैं। इन्होंने निबंध संग्रह लिखा है, कविताएं लिखी हैं, और ये रेलवे में हिंदी पदाधिकारी थे। ऐसे ही अभी मेरे सामने कृष्ण वल्लभ शर्मा जी हैं। ये अपने आध्यात्मिक कार्यक्रम के तहत मुझसे बहुत कुछ सहायता लेते हैं और मेरा उपकार भी करते हैं। इस प्रकार इस सभा में कई लोग हैं जो मेरे परिचित हैं। मेरे सामने पटना कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर PM तिवारी जी हैं। इनको भी मैं प्रणाम करता हूं। मेरे यद्यपि शिष्य हैं लेकिन प्रणाम करता हूं। और पुण्यार्क जी से परिचय भी कुछ दिन पूर्व हुआ था। यद्यपि इनकी रचनाएं मैं बहुत देखता था, विशेष रूप से मगबंधु के में संपादक के नाम पत्र लिखते थे और अपनी प्रतिक्रिया प्रत्येक लेख पर देते थे। एक बार मेरे पर भी इन्होंने प्रतिक्रिया दी, और इधर एक पुस्तक इन्होंने लिखी है पुण्यार्क मग दीपिका, और इसी प्रकार से कई पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। इनसे मेरा बहुत प्रकार का संबंध है और यह संबंध अभी अभी ज्ञात हुआ है। इस प्रकार मेरे बहुत से परिचित हैं, बहुत लोगों को मैं नाम से जानता हूँ। फिर भी अभी RN कॉलेज हाजीपुर की संस्कृत विभागाध्यक्षा डॉक्टर उमा पाठक जी हैं। इनके भाई पहले बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में वाइस चांसलर थे, अभी सरला बिरला विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर हैं। अभी मैं 5 मार्च को रांची गया था, वहाँ संस्कृत विभाग की स्वर्ण जयंती के अवसर पर उनसे विशेष परिचय हुआ। तो इन्होंने कहा कि मेरी सिस्टर संस्कृत में ही पढ़ती थी। बाद में मालूम हुआ कि वे उमा पाठक जी ही हैं। उधर मैं देख रहा हूँ कि उनकी सहयोगिनी कविता जी भी आई हुई हैं, जो RN कॉलेज में हिंदी विभाग की अध्यक्षा रही हैं और अभी भी हैं। तो इन सब लोगों के आ जाने से मेरा उत्साह कई गुना बढ़ गया। लगा कि आज का मेरा जन्मदिन सार्थक हो गया, और इसलिए मैं इन सब के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। अब कुछ अपने विषय में संस्मरण सुनाता हूँ, जिनसे आप लोगों को प्रेरणा मिलेगी। यद्यपि मैंने जीवन की स्मृतियाँ लिखी है, किंतु कई घटनाएं जो उसमें नहीं आई हैं, मेरे अभिनंदन ग्रंथ में भी नहीं आई हैं। यह आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मेरा अभिनंदन ग्रंथ 2 वर्ष पूर्व प्रकाशित हुआ था। मेरे बहुत बड़े शिष्य हैं डॉक्टर गोपबंधु मिश्र, जो कुलपति रहे थे सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय में, उन्होंने वहीं से प्रकाशित किया था। उसमें भी कई घटनाएं नहीं आई हैं। जैसे यह आप लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि मनुष्य कभी असफल होता है तो असफल होना अच्छा है। हरिवंश राय बच्चन ने कहा है कि तुम्हारे मन का काम हो तो बहुत अच्छा,
और नहीं हो तो उससे भी अच्छा। तो वही हुआ मेरे साथ। मैं अपने जीवन में सबसे अधिक बड़ा हाई स्कूल के हेड पंडित को समझता था और वही होने की मेरी कामना थी। अपने घर के पास 3 माइल की दूरी पर एक स्कूल था, वहाँ मैंने हेड पंडित होने के लिए बहुत प्रयास किया। एमए में पढ़ रहा था, बीए ऑनर्स का बहुत अच्छा रिजल्ट था, फर्स्ट क्लास फर्स्ट थे। उसमें पूरे बिहार की यूनिवर्सिटी थी, बिहार यूनिवर्सिटी, उसमें प्रथम हुआ था, डिस्टिंक्शन था। इतना होने के बाद भी स्वर्ण पदक मिला था, इतना होने के बाद भी हाई स्कूल में हेड पंडित नहीं हो सका। अब नहीं हो सका तो नहीं हुआ, आज भी उसके लिए मलाल है। मैं चाहता था कि घर पर रह करके वहाँ भी देखूं, घर भी देखूं, वह भी देखूं, किंतु नहीं हुआ। इंटरव्यू में मेरा गोल्ड मेडल दिखाया गया। उन लोगों ने देखा जो कभी गोल्ड मेडल का शायद नाम भी नहीं जानते थे। उन लोगों ने, ऐसे मूर्खों ने देखा और देख करके भी मेरा अपॉइंटमेंट नहीं किया। ये केवल बीए पास व्यक्ति का अपॉइंटमेंट किया। तो इस तरह से आज जो लोग समझते हैं कि शिक्षा में धांधली है, उस समय भी यही धांधली होती थी। यदि मैं सच बोल रहा हूँ तो धांधली सब जगह होती थी, आज भी हो रही है। आज कैसे कैसे लोग हो जा रहे हैं यह देख ही रहे हैं आप लोग। किंतु उसके बाद एक धोखा खा जाने के बाद, एक बार असफल हो जाने के बाद सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता गया और चढ़ता गया। तो ऐसा चढ़ा कि एमए करने के बाद तुरंत मुझे बिहार के प्रीमियर कॉलेज में अपॉइंटमेंट मिला। पटना कॉलेज का उन दिनों वर्चस्व जो था वह वही जान सकता है जो उस युग को देखा हो, जिसने उस युग को देखा हो। एक बार की बात है, अभी 2017 में पटना यूनिवर्सिटी की जयंती मनाई जा रही थी, शताब्दी मनाई जा रही थी। उसमें प्रो वाइस चांसलर कोई महिला थी जिन्होंने कहा कि पटना विश्वविद्यालय का गरिमापूर्ण इतिहास रहा है, यह शब्द कहा। तो उसके बाद मुझे बोलना था। मैंने कहा कि गरिमापूर्ण इतिहास रहा है, उसका वर्तमान नहीं रहा। पटना विश्वविद्यालय में 1917 से लेकर 2017 100 वर्ष का इतिहास देखिए, तो इसमें आधा बांट दीजिए 1967। मेरा सौभाग्य या दुर्भाग्य रहा है कि मैं दोनों पीरियड में रहा, पूर्वार्ध में भी उत्तरार्ध में भी। 67 से पहले भी रहा, 67 के बाद भी रहा। लेकिन 67 के पूर्व का जो इतिहास है वह इतिहास और 67 के बाद का इतिहास, दोनों में बहुत अंतर है। यह तो अपनी घटना है। इसलिए कभी भी असफल हो तो असफलता को बहुत दिमाग में नहीं बैठाना चाहिए। असफलता के पीछे बहुत बड़ी सफलता होती है, उसे नियति निर्धारित करती है। कुछ बातें सुधांशु जी के विषय में। सुधांशु जी इस पत्रिका को अपने तन मन धन से 35 अंकों तक ले गए हैं और यह इस प्रकार की पत्रिका के इतिहास में यह पहला कदम है। इसलिए आज अगर धन्यवाद के पात्र हैं तो मैं नहीं, सुधांशु जी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने इतना परिश्रम करके, इतनी यात्राएं करके, इतना व्यय करके इस पत्रिका को खींचकर आज तक पहुंचाया। और आज यह पत्रिका उत्तरोत्तर प्रगति की ओर जा रही है। इसका पहला अंक देखें और अभी अद्यतन अंक देखें, दोनों में बहुत अंतर मालूम पड़ेगा। इन्होंने पत्रिका के कवर में और मटेरियल में सामग्री जो होती है, पाठ्य सामग्री होती है, वह सूचनाओं से ओतप्रोत है। मुझ जैसे दिन रात पढ़ने वाले को भी इतनी सूचनाएं इससे प्राप्त हुई हैं इनकी पत्रिकाओं से कि क्या कहा जाए। इसलिए मैं सबसे पहले और मूर्धन्य स्थान के रूप में मगबंधु के संपादक श्री डॉक्टर सुधांशु शेखर मिश्र जी को अपनी ओर से विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ, बल्कि एक तरह से इनकरेज करना चाहता हूँ कि ये और भी अधिक उन्नति करें और इस पत्रिका के कलेवर में
अत्यधिक सुधार करें। आज की सभा में ऐसे लोग हैं जिनके सामने कुछ भी कहना, जिसे बाण भट्ट ने कहा है, जिह्वा जिह्रेति में जलपंती, मेरी जीभ कुछ भी कहने से लजा रही है, संकोच कर रही है। और वही बात आज भी मेरे साथ हो रही है कि आप लोग इतने बड़े विद्वान हैं, इतने बड़े सुधी हैं, इतने अनुभवी हैं कि आपके सामने मेरे जैसे साधारण व्यक्ति का कुछ भी बोलना संकोच की बात हो रही है। फिर भी मैं कुछ कहना है तो औपचारिकता है, कुछ कहूँ। इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं यही कह सकता हूँ कि परिश्रम करते रहिए, परिश्रम करते रहिए, कभी न कभी उसका फल मिलता है। और जो फल मुझे मिला है वह सब रिटायरमेंट के बाद मिला है। कई लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने रिटायरमेंट तक कुछ नहीं लिखा। एक इतिहास के प्रोफेसर थे पटना कॉलेज में, सुविमल चंद्र सरकार जी, उन्होंने कुछ नहीं लिखा, उसके बाद इतिहास में जो लिखना शुरू किया रिटायरमेंट के बाद, अथाह लिखा और बहुत स्टैंडर्ड लिखा। उसी तरह से यदि आप परिश्रम करेंगे तो जीविका के लिए तो जो भी कर रहे हो, लेकिन जीविका के अनंतर रिटायर्ड लाइफ आपका बहुत अच्छा हो, यह मैं सब संसार में सबसे कहता हूँ। और भी बहुत सी बातें हैं, किंतु हमारे बहुत से वक्ता ऐसे हैं जो बोलेंगे, कुछ मेरे ऊपर भी बोलेंगे, मेरे ऊपर कुछ झूठ भी कहेंगे और अतिशयोक्तियाँ भी देंगे, लेकिन ऐसी बातों से आप अभिभूत ना हों। मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूँ। अभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मेरा सम्मान हुआ था 31 मार्च को। उसमें मेरे कई सहयोगी भी थे और वहाँ के बड़े विद्वान थे। उनसे मैंने कहा कि आप लोगों की चरण धूलि के बराबर भी मैं नहीं हूँ। आप लोगों ने प्रशंसा व्यर्थ कर दी है। मुझे कुछ घबराहट हो जाती है अपनी प्रशंसा सुन करके, और वही अच्छा व्यक्ति है जिसे अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा नहीं लगता। इसलिए दूसरे लोग प्रशंसा करें उससे पहले मैं अपनी प्रशंसा ही कर लेता हूँ। यह आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो मेरा परिचय बहुत बड़े बड़े लोगों से रहा है। जैसे राष्ट्रपति थे, उस समय राष्ट्रपति की मर्यादा दूसरी होती थी, राधा कृष्णन, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और उन्होंने बुला करके मेरे ग्रंथ को, उस समय दर्शन पर मैंने लिखा था, बड़ा ग्रंथ है, 1964 में ही लिखा था, उस पर उन्होंने अपनी सहमति भी दी थी और मुझसे कई प्रश्न किए थे। महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज जी का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने एक चमत्कार दिखाया था मेरे साथ और वह चमत्कार कई लोगों को अविश्वसनीय लगेगा। सर्वदर्शन संग्रह लिख रहा था, उस समय उसके एक खंड शांकर दर्शन के विषय में मुझे कई शंकाएं थीं। उसकी संस्कृत टीका थी, कहीं कोई और दूसरा कोई सहायक नहीं था। इसलिए बनारस में मैंने सोचा कि कविराज जी से मिला जाए, तो कई प्रश्न लिख करके ले गए और वहाँ कविराज जी के सामने कई लोग बैठे, अपने भी बैठे हुए थे, जैसे सेठ लोगों का गद्दी होती है उस तरह से गद्दी थी। एक टेबल था, उस टेबल पर हम टेबल के नीचे बैठे हुए थे, टेबल सामने रखे हुए थे। उन्होंने कहा कि जितने लोग हैं यहाँ पर अपनी अपनी शंकाएं सब पुर्जा में लिख करके यहाँ पर रख दें। तो हमने भी रख दी शंकाएं कि मुझे समझ में यहाँ नहीं आ रहा है, रख दी। एक पेपर वेट से उसे ढक दिया, सबको ढक दिया। करीब 10 आदमी थे, 10 आदमियों की शंकाएं ढक दी। तो और लोगों की शंकाएं बिल्कुल भौतिक थीं। मुझे ध्यान करने में मन नहीं लगता है, तो मेरा यह रोग ठीक नहीं हो रहा है, यह हो रहा है, यह हो रहा है। लेकिन मेरी शंकाएं सब एकेडमिक थी, शंकराचार्य के दर्शन से संबद्ध थी, जो सर्वदर्शन संग्रह इन्होंने प्रतिपादित किया था। और उनको रख करके उन्होंने कहा कि 10 मिनट तक आप लोग आंखें मूंद रखिए। आंखें मूंदी, हम लोगों को लगा कि कुछ दूसरे लोग में चले गए, कुछ शून्य लगा, ऐसा लगा। 10 मिनट के बाद आंख खोलते ही लगा कि सारी शंकाओं का समाधान हो गया। और लोगों की बात तो नहीं जाने, लेकिन मेरा ऐसा लगा, रोमांच हो गया कि बिना कुछ बोले ही
इन्होंने सारी शंकाओं का समाधान कर दिया। और तब मैंने समझा, शंकराचार्य का एक श्लोक है दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में, चित्रम बटतरोर्मूलम वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्या संचिन्न संशया। कि यह आश्चर्य की बात है कि बट के तरु के नीचे पाठशाला लगी हुई है, बड़ के पेड़ के नीचे पाठशाला लगी है। चित्रम बटतरोर्मूलम वृद्धा शिष्या गुरुर युवा। शिष्य लोग बूढ़े बूढ़े हैं और गुरु युवा है। शंकराचार्य अपने विषय में कहते हैं गुरुर युवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम। और गुरु का व्याख्यान चल रहा है जो मौन व्याख्यान है, चुपचाप व्याख्यान दिए जा रहे हैं। इसमें बदतो व्याघात आपको मालूम पड़ेगा, कंट्राडिक्शन मालूम पड़ेगा कि बोल भी रहे हैं और चुपचाप कैसे हैं। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्या संचिन्न संशया। और शिष्य लोगों का संशय निवारण हो गया। उस दिन इसका अर्थ लगा कि वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्या संचिन्न संशया। शिष्यों का संशय मिट गया। यह दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में शंकराचार्य ने लिखा है। इस प्रकार बहुत सी बातें हैं, बहुत लोगों का अनुभव मिला है, बड़े आध्यात्मिक लोगों का अनुभव मिला है। मेरे एक आध्यात्मिक शिष्य आ रहे हैं, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी, ये पटना विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हैं और मेरे शिष्य भी हैं और परिवार के हैं सदस्य। उन्होंने मेरे अंडर PhD की है। और दूसरे हैं हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं डॉक्टर हरीश दास जी, ये पोस्ट ग्रेजुएट में आए हैं। BPSC से इनका फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुआ है। ये पूरे बिहार में फर्स्ट हुए थे। तो हरीश दास जी हैं। इन्होंने हिंदू यूनिवर्सिटी में मेरा व्याख्यान सुना था, वहाँ मेरे अभिनंदन में थे। तो इस प्रकार बड़े बड़े विद्वानों का, साधकों का साक्षात्कार होने से, साहचर्य मिलने से मुझे बड़ी प्रेरणा मिली है। और मैं जैसा था अध्यापक तो जैसा रहा हूँ, लेकिन अध्यापन के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद मैंने यह एकमात्र संकल्प कर लिया कि अब केवल पढ़ना ही पढ़ना है। एक बार संकल्प लिया था पटना विश्वविद्यालय में, जब प्रथम हुआ था तो सोचता था कि कहीं मैं इंटरव्यू में जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे कि पटना यूनिवर्सिटी का फर्स्ट क्लास फर्स्ट है और यह कुछ नहीं जानता है। इसलिए तब से मैंने कम से कम 8 घंटे का परिश्रम शुरू किया। फर्स्ट होने के बाद 8 घंटे का परिश्रम किया। मेरे गुरु मिल गए। उसके बाद नालंदा में थे कलकत्ता विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सतकड़ी मुखर्जी। वो बुद्धिज़्म के संसार में सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे उन दिनों। तो उन्होंने कहा कि देखो, टेबल पर जो भी पुस्तक आ जाए उसे तुम पढ़ जाओ, पूरा पढ़ जाओ, चाहे वो फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, हिस्ट्री की हो, किसी चीज़ की हो। तुम समझ करके अपना समझ करके उसको आत्मसात कर लो। अभी पढ़ना शुरू किया। 8-8 घंटे रोज। जब तक सर्विस नहीं हो गई तब तक मैं 8-8 घंटे रोज परिश्रम करता था, इसलिए कि पटना विश्वविद्यालय का सम्मान रखने के लिए, कि पटना यूनिवर्सिटी का फर्स्ट क्लास फर्स्ट कैसा लड़का है। उसके बाद तो जहाँ इंटरव्यू में गया वहाँ प्रथम होता चला गया। असफलता मुझे वही हाई स्कूल में मिली, जो है पंडित नहीं हो सका, वही असफलता थी। उसके बाद सफलता पर सफलता मिलती चली गई। अभी मैंने एक वर्ष भी कम उसको अधिक कहेंगे, 9 महीने में यजुर्वेद का, शुक्ल यजुर्वेद का पूरा हिंदी भाष्य, बड़ा भाष्य है, लगभग 1000 पृष्ठों में छपेगा। आधा छप चुका है, चौखंबा से छप रहा है। तो ये काम किया। कई पुस्तकें इधर 3-3 महीने के संकल्प से पूरी की। भाषा विज्ञान की पुस्तक 3 महीने में कंप्लीट कर दी। इसी तरह से एक महाकाव्य लिखा संस्कृत में, 12 सर्गों का महाकाव्य रामानुकीर्तनम, वो हिंदी अनुवाद के साथ है। उस पर 2 लोग PhD कर रहे हैं। उसके छपने के पहले ही से रजिस्ट्रेशन हो गया, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से और एक पंजाब विश्वविद्यालय से। श्री रामानुकीर्तनम 12 सर्गों का महाकाव्य है, यह लिखा। इसलिए जो कुछ काम किया, विशेष करके एक काम किया था, सर्वदर्शन संग्रह, जो 26 वर्ष की उम्र में ही प्रकाशित हो गया था।
और इसके बाद सब रिटायरमेंट के बाद काम किया है। इस समय भी काम कर रहा हूँ। थोड़ा सा अंगुलियों में कष्ट है, घुटनों में कष्ट है, तो सोचता हूँ कि चल नहीं सकता हूँ तो कम से कम बैठे बैठे कुछ काम कर लूँ। इस प्रकार से यदि मेरे जीवन को आप देखेंगे तो आपको कई जगह प्रोत्साहन मिलेगा। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम, स्वाध्याय और प्रवचन। स्वाध्याय कीजिए, स्वाध्याय दिमाग में तो रहेगा नहीं, प्रवचन करेंगे। मैं जब पटना कॉलेज में आया था, मुझे मेरे प्रिंसिपल थे डॉक्टर काली किंकर दत्त, के दत्ता, उनके साथ मेरा बहुत साहचर्य हो गया और कभी कभी हंसी मजाक भी हम लोग करने लगते थे। कहाँ मैं बिल्कुल नया, और वो रिटायरमेंट की एज पर थे। रिटायर हुए उस दिन भी उनके साथ मजाक करना नहीं छूटा। काली किंकर दत्त थे, इकबाल हुसैन थे। इकबाल हुसैन ने कहा कि देखिए आप नए आए हैं, कुछ पढ़ते रहिए और पढ़िएगा तो सब तो दिमाग में रहेगा नहीं, कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट कीजिएगा, कुछ लिखिएगा ही। और वही सब मिला सो लिखते चले गए। मुझे 2 व्यक्तियों का स्मरण आता है इस समय, जिन्होंने मुझे कहा कि आप रिटायर नहीं करेंगे, आप बहुत दिन जीवित रहेंगे। एक हैं CPI के बहुत बड़े नेता थे भोगेंद्र झा जी। उनके साथ राजधानी एक्सप्रेस में मैं चला आ रहा था, उनसे बातचीत हुई, उसमें सर्विस में था। उन्होंने कहा कि आप रिटायर नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ ना कि आप रिटायरमेंट के बाद ही काम करना शुरू करेंगे। और उनका सफल हुआ उनका वाक्य। और एक थे, महिला हैं JNU में, बाद में वाइस चांसलर हुई झांसी यूनिवर्सिटी में, शशिप्रभा कुमार। JNU में एकेडमिक काउंसिल में मैं बहुत दिन तक रहा। तो उन्होंने कहा कि आपके आने से यह होता है कि आपका रोब सब मानते हैं। यहाँ के सब लोग हल्ला करते थे, जो लड़ाई करते थे PhD के सिनॉप्सिस में, सो नहीं करते हैं। आपके आने से 2 ही घंटे में हो जाता है पूरा, नहीं तो 5 घंटा 6 घंटा लगता है। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम आशीर्वाद देते हैं, हम लोग सब मिल करके, कि आप शतायु हों, इसमें हमारे जैसी सभा में, इस सभा में, ऐसी सभा में आप आएँ और आपके वर्चस्व के कारण सब लोग शांत रहें। इस प्रकार कई लोगों से सानिध्य हुआ, कई लोगों से आशीर्वाद मिला। इन सब को देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। और आपने इतना भव्य आयोजन किया है। मैं तो सब समारोह इत्यादि में नहीं जाता हूँ। हमारे शिष्य लोग जानते हैं कि समारोह से, लोकार्पण से सबसे दूर रहते हैं। लेकिन सुधांशु जी का आग्रह ऐसा था, इन्होंने अनुमति दे ली थी पहले से कि आप चाहते हैं कि नहीं, आप आना चाहते हैं कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी इच्छा है तो करें। और कई लोगों से फिर संपर्क हुआ। तो आज आप लोगों ने इतने भव्य रूप से, भव्य परिमाण में आपने आयोजन किया है, इसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और सुधांशु जी का विशेष रूप से आभारी हूँ। अच्छा, मेरे साथ एक लड़की है जो मेरी रचनाओं पर अनुसंधान कर रही है। मेरी सारी रचनाओं पर खोज की। मुझे भी कई रचनाएं पता नहीं थी, उसने पूछ करके खोद करके इतना मुझे तंग किया कि मेरी सारी रचनाओं की सूची उपलब्ध कराई, जो मैंने इनको सुधांशु जी को दे दी, जो इस मगबंधु में भी सारी रचनाओं के विषय में सूचना है। तो इतना कह करके मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो, कोई त्रुटि हुई हो अभी या इसके पहले, तो सबसे मैं अंतिम बार क्षमा मांगता हूँ। सभी मेरे पिताजी से तो परिचित हैं और किसी न किसी रूप में उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी बेटी के रूप में उनके व्यक्तित्व के 1-2 पहलुओं पर विचार करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं उनके व्यक्तित्व की जो सरलता है, सहजता है, इसके विषय में बताना चाहूँगी कि घर के किसी भी काम में वे जितना सहज रूप से घर के गृहस्थ करते हैं, उस तरह से पूरी तन्मयता से हर एक काम किया करते रहे हैं, अभी भी करते हैं। घर में गर्मी के दिनों में आप सभी जानते हैं अचार बनाने का काम, आम का अचार घर की महिलाएं बनाया करती हैं, लेकिन मेरे पिताजी घर में आम लाने, धोने, काटने, मसाला बनाने एकदम तन्मय होकर ये काम किया करते थे। और
और इस अवस्था में भी उसमें जितना अधिक हो सके वो सहयोग देने का काम करते थे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस काम को वे करते हैं या करते रहे थे जब मैं छोटी थी, बच्ची थी, इस काम को वे इतनी सहजता से, सरलता से करते हैं। घर में कोई भी छोटा सा काम हो, अनाज छीलना हो या कोई सब्जी काटना हो, पूरे मन से, मनोबल से करते रहे हैं। उनके व्यक्तित्व के एक दो और पहलुओं पर विचार करना चाहूंगी। उनकी धैर्यशीलता। हमारे घर में कोई भी आए, अपनी समस्या को लेकर उसके विषय में जो भी बात कर रहे हो, चर्चा कर रहे हो, अपनी समस्या को इतनी गहराई से, चाहे कोई संत आ रहा हो या कोई डकैत आ रहा हो, उसके विषय में पूरी लगन के साथ उसकी बात को सुनेंगे और उबने की कोशिश नहीं करेंगे, चाहे वो कितने लंबे समय तक बोलते रहें, कुछ भी कहते रहें। और यह नहीं है कि जैसे हमें बहुत अधिक ऊब हो जाती है कि नहीं ये इतना अपने मन से बोलते जा रहे हैं, घंटों 2 घंटे मेरा समय ले रहे हैं, लेकिन सबका सम्मान वे करते हैं। और इन 1-2 शब्दों के साथ और मैं अधिक समय क्या दूं, बस इतना ही कहना चाहूंगी। धन्यवाद। मेरा अभिवादन। आज का यह अवसर मुझे सर के सामने कुछ बोलने का मौका लगा, यह मेरे लिए विशेष तो जरूर है, लेकिन मैं जब से मंच पर आई, जो मुझे मालूम नहीं था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही 10 दिशाओं से जो मेरी किरणें निकली, उसमें मैंने सर को अपने हर एंगल से उनको देखा। वह कहीं पर रिश्ते में मेरे कुछ थे, कि कहीं दूसरे रिश्ते में भी कुछ थे, तीसरे रिश्ते में भी कुछ थे, इसलिए विभिन्न दिशाओं से मुझे हर जगह उनकी झांकी मिली। लेकिन जो मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में एमए की पढ़ाई करते समय वैदिकी प्रक्रिया से प्रारंभ किया, और चूंकि मैं दर्शन की छात्रा रही हूँ, इसलिए मैंने सर्वदर्शन संग्रह को पहली बार पूरी झांकी के साथ उसको पढ़ा, और मुझे उनकी जो एक सही योग्य गुरु की जो झांकी मिलती है वह मुझे उसमें दिख गया। बाद में मैंने जाना, पितृतुल्य शब्द का मैंने यह इसलिए प्रयोग किया, बाद में सर के सानिध्य से मुझे यह पता लगा कि सर मेरे पिता के साथ रांची की गलियों में बहुत घूम चुके थे, और जो मुझे पता नहीं था, क्योंकि मेरे पिता की मृत्यु मेरे 10th क्लास में ही हो गई थी, इसलिए मैंने उनको अपने जीवन में समझा नहीं था, उनसे कुछ जाना नहीं था, किनके साथ उनका सानिध्य था। लेकिन बाद में जब इनकी छोटी बेटी पूनम मेरी कलीग होकर मेरे कॉलेज में आई, और वो मुझसे बार बार कहती थी कि पिताजी के बारे में मेरे पापा हमेशा चर्चा करते हैं, तो मेरे मन में बड़ी उत्सुकता रही कि कैसे, बाकी रिश्तों से मैं सर को जानती थी, लेकिन पिता के रिश्ते से मैं कभी जानती नहीं थी। तो जब मैं इनके सानिध्य में आई, इनसे मैंने पूछा, और तब मुझे यह परिचय मिला जो मुझे और भी निकट ले आया। मेरा यही कहना है कि सरदा शतम जीवामा की परंपरा हमारी रही है, और हम तो अभी सर को बहुत नज़दीक से रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जानते हैं, और इनकी बातें हम लोगों के बीच में अक्सर होती रहती है। इसलिए इन्होंने जितने अपने अनुवाद या अपने लेखन की निरंतरता बतलाई, वह सब मुझे विदित है, और हम लोग रोज़ अपने विभाग में भी इस पर चर्चा करते हैं। अभी इतने लंबे समय से सर अस्वस्थ रहे हैं, फिर भी इनकी जो कार्य परंपरा है वह उसी प्रकार है, तो यह हम लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायी है। और मैं यही चाहती हूँ कि सर आप लंबे समय तक जीवित रहें, इस परंपरा को रखें, क्योंकि संस्कृत की जो इस समय स्थिति हो गई है, उसके लिए कोई प्रेरणा स्रोत अगर कहीं से निकल कर आता है, तो हम लोग आपको एक प्रेरणा सूत्र के रूप में देखते हैं। इसलिए आपका यह जीवन हम लोगों के लिए तो अनंतकालीन बना रहे, हम लोग ऐसी आकांक्षा करते हैं। धन्यवाद। किरीटी हारी हिरण्यमय वपुर्धित शंख चक्र। पटना नगर में आध्यात्मिक सत्संग समिति के इस सभागार में उपस्थित सभी बंधुओं को कमलेश पुण्यार का सादर नमस्कार। अभी शकुंतला जी ने
मेरे परिचय के क्रम में ये कहा कि ज्योतिषाचार्य जी, मैं तो भाई मध्यमा भी नहीं हूँ, आचार्य तो बहुत बड़ी बात है। मैं सभा के लिए, मंच के लिए भी कोई मंजा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। कमरे के अंदर बैठ कर के कंप्यूटर पर काम करना भरी मुझे आता है। इससे आगे की जिंदगी किताबें प्रकाशकों को देता हूँ, उनके यहाँ जाती हैं। चौखंबा से 7-8 किताबें आई हैं, अब तक करीब 21वीं किताब अभी आ चुकी है। प्रकाशक लोग पूछते हैं कि भाई आपके नाम के आगे कहीं कुछ अता पता हुई, मैं क्या बोलूँ, झूठ बोलूँ, कुछ गलत लिखवाऊँ? मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। ये पूर्वजों का आशीर्वाद है, गुरुजनों की कृपा है। और ऋषि भैया को तो मैं ऋषि भैया कहता हूँ, तो आज भी अपना पैर छूने से हमें छूने का अधिकार नहीं दे रहे, आज भी नहीं दिया। आज तो सबके सामने इसलिए हम चाह रहे थे, लेकिन नहीं मिला। अब मेरा दुर्भाग्य है, और क्या कहें। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि मगबंधु के संपादक सुधांशु शेखर जी ने अक्सर हाँ इनके अंक जो साल में ये 2 बार अंक निकालते हैं, और प्रायः अंक किसी न किसी महान विभूति के संबंध में वो विशेषांक के रूप में होता है। वैसे मगबंधु के किसी अंक को निसंकोच धड़ल्ले से आंख बंद करके अब हर अंक को आप विशेषांक कह लेते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस बात जब मुझे जानकारी मिली कि ये मेरे आदरणीय ऋषि भैया के नाम से ये विशेषांक निकाल रहे हैं, लेकिन संजोग मुझे कुछ देर से जानकारी मिली थी, तो इस बीच में मैंने एक पत्र ऋषि भैया को लिखा था। मैं उस पत्र को ही सीधे सीधे उस अपने कार्य व्यस्तता या जो भी कहा जाए, मैं कुछ विशेष इनके बारे में, और सच्चाई ये है कि इनके सर्वदर्शन संग्रह के अतिरिक्त मैं बाकी इनके किसी रचना से मैं परिचित भी बहुत नहीं था। इनकी रचना समग्र से परिचय कराने का मैं श्रेय, कहीं अभी बैठे होंगे हमारे योगीराज जी, कृष्ण वल्लभ शर्मा जी, पगड़ी नहीं नजर आ रही है वकील साहब, अरे वाह। तो इनकी एक रचना अभी जो आई है, ये धर्म सर्वधर्म संग्रह, इनका एक ये क्या धर्म विज्ञान पर। तो इस क्रम में इनकी रचनाओं से सारी चीज़ों की मुझे जानकारी मिली। ये मेरी माने अब जानकारी के विषय में कि मैं कितना बड़का जानकार हूँ, यही सोचिए कि मैं जान नहीं रहा था। सर्वदर्शन संग्रह मेरे पास करीब करीब 35 वर्षों से है, और उसे मैं पढ़ा ही नहीं, मैं उसको चाट गया हूँ। इसके अलावे इनकी अन्य रचनाओं से तो अभी हाल में कुछ महीनों पहले मैं अवगत हुआ। खैर, ये सौभाग्य की बात है कि अपने जीवन के 85वें वर्ष में आज ऋषि जी हमारे सामने उपस्थित हैं। 85वां वर्ष, आज इस घोर कलिकाल में 85 वर्ष बहुत होता है। भले हम जीवे में सरदा सदम सुनिया में सरदा सदम प्रभु राम सरदा सदम का हम रट लगाते रहें, लेकिन 85 वर्ष कामना, इसलिए मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि हमारे ऋषि भैया अधिक से अधिक, लेकिन स्वस्थ। शंकराचार्य ने भी क्या मया 85 वो 85, लेकिन ध्यान देने की बात है कि शंकराचार्य ने तो सब, ये सवाल उठता है कि शंकराचार्य तो भाई 32 वर्ष की आयु में ही गुजर गए थे, तो ये 85 का सवाल कहाँ आ गया। खैर, उस विषय पर अभी यहाँ ले जाना उद्देश्य नहीं है, मैं यहाँ केवल इशारा दे रहा हूँ। वो 85 का रहस्य कुछ और है। मैं यहाँ इस 85 मेरे गुरुदेव पूज्य भैया इनके बारे में कर रहा हूँ। मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करूँगा कि अधिक से अधिक समय तक ये इस धराधाम पर विराजमान रहें, और इनकी कृतियों से हमारा समाज लाभान्वित होता रहे, किंतु अस्वस्थ रूप में नहीं। जीवन का मतलब क्या? स्वस्थ। तो इसलिए मैं इनके अधिक अधिक लोग दीर्घायु की कामना करते हैं कि क्या भ्राता सी, और आप दीर्घायु होने की कामना करते हैं, तो इसलिए सिर्फ दीर्घायु होना पर्याप्त नहीं है, दीर्घायु होने के साथ स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं इनके निरंतर स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि अधिक से अधिक समय तक ये स्वस्थ रहें, ताकि हमारा समाज इनसे लाभान्वित होता रहे। अब थोड़ा सा
कुछ इस मगबंधु के बारे में मैं कहना चाहूँगा। मगबंधु अखिल, मगबंधु के आगे अखिल शब्द लगा हुआ है वो ब्रैकेट में। आज की स्थिति ये है कि मगबंधु एक का पर्याय है डॉक्टर सुधांशु शेखर और डॉक्टर सुधांशु शेखर का पर्याय है मगबंधु। ये अजीब स्थिति है। त्रिगुणात्मिका सृष्टि, सत्व रज तम त्रिगुणात्मिका सृष्टि है। इस सृष्टि में बस तीन ही तत्व हैं, तीन ही तरह के हैं। तो उस तरह से समाज में भी ये तीनों तत्व विद्यमान रहेंगे ही। इन तीनों से अलग भी हम बाहर भी नहीं जा सकते हैं और इनमें से किसी एक को अलग भी नहीं कर सकते हैं। खास करके मगबंधु के संपादक सुधांशु शेखर जी के लिए मैं यह संदेश देना चाहता हूं और इन्हें यह आशीष भी देना चाहता हूं कि तमोगुणी शक्ति पर आप कदापि ध्यान न दें। जो सतोगुणी होते हैं वो तम में से भी सत्व को छांट लेते हैं, क्योंकि तम के अंदर भी सत्व 33% विद्यमान है। इसलिए आप उसकी चिंता न करें। विभिन्न तरह के जो झंझावात अभी कुछ दिनों से सुनने के लिए आ रहा है सोशल मीडिया के इस जमाने में, आए दिन हमें भी सुनना पड़ता है, झेलना पड़ता है, जानकारियाँ मिलती है, लेकिन मैं उस पर टिप्पणी करना नहीं पसंद करता हूँ, उचित भी नहीं है। मैं सिर्फ यही चाहूँगा, जो इसी के लिए मैंने ये शब्द चुना कि मगबंधु और सुधांशु शेखर एक दूसरे के पर्याय जैसे हो गए हैं। स्थिति यह है, अगर ये सुधांशु जी नहीं होते तो शायद मगबंधु के 35वां अंक आज हमारे सामने नहीं होता। मैं सुधांशु जी सामने बैठे हैं या हर अंक में मेरा आलेख प्रकाशित कर देते हैं, इसलिए मैं सुधांशु जी को नहीं कह रहा हूँ। ये भी बहुत तरह की बातें आती है कि भाई बहुत तरह, लेकिन मगबंधु की ये यात्रा निरंतर जारी रहे। आज ऋषि भैया का ये अंक निकला है। इस अंक में इनके संबंध में बहुत सारी चीजें मगबंधु के माध्यम से समाज तक पहुंच रही हैं। इसलिए मगबंधु की यह यात्रा जो है निरंतर जारी रहे, मैं इसकी कामना करता हूं। 35वां अंक ये हमारे सामने है। 35वां अंक, अगर हम इसको अंक की यात्रा के हिसाब से देखें तो 35 यानी कि युवावस्था पार हो चुका है। और जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाते हैं हमारा दायित्व और बढ़ते जाता है। दायित्व के साथ संघर्ष तो बढ़ना ही है, इसलिए संघर्ष करने में सुधांशु जी जरा भी पीछे न हटे। बातें आते रहेंगी, जाते रहेंगी, झंझावात आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अपने साथ वो विनम्रता वाली जो बात है, तने नहीं, तनेंगे तो गिर जाएंगे, धक्का लगेगा, वायु का झकोरा आप नहीं। और तमोगुणी झकोरा को झेलना तो और भी कठिन होता है। इसलिए उसमें से सत्व का चयन करें और मगबंधु की यात्रा निरंतर जारी रखें। ये आशीष भी है और संदेश भी है। और भी अभी बहुत लोग कुछ कहना चाहेंगे, इसलिए बहुत अधिक मैं अपने विषय को नहीं ले जाना चाहता हूँ। सिर्फ 4 सूत्रों का एक संदेश अपने विशेष करके मैं अपने मग समाज को देना चाहता हूँ। और अक्सर हाँ, ये मेरा संदेश भी घिसा पीटा संदेश है। जहाँ भी कभी अवसर मिलता है अपने मगबंधुओं के बीच कुछ कहने का, तो मैं इन 2-4 बातों को ही ये करता हूँ। 4 सूत्र: आहार, विहार, व्यवहार और संस्कार। आप इन 4 सूत्रों पर अपने घर जा कर के मंथन करें, सूत्रों का विस्तार बहुत मिलेगा। और मैं सभी बंधुओं से ये निवेदन करता हूँ कि इन 4 बिंदुओं पर ध्यान रखें। आप अपने भारतीय सनातन संस्कृति को जीवित रखें, क्योंकि आप रश्मि पुंज हैं, सूर्यांश हैं, सूर्य के अंश से हैं। आपके अंश आज भी सारी चमक, सारी चीजें आज भी ज्यों के त्यों विद्यमान है। अंतर यही है कि हीरा का टुकड़ा तो है, लेकिन अभी वो मिट्टी कीचड़ में थोड़ा सा सना हुआ है। इसलिए आहार, विहार, व्यवहार और संस्कार, तो संस्कार जो धीरे धीरे जो हमारी जो लुप्त होते जा रहे हैं, आप संस्कार धारण करें, संस्कारों के प्रति जरा भी लापरवाही न बरतें। इन 4 बिंदुओं पर क्रमशः ध्यान रखेंगे तो हमारे समाज का उत्थान होगा। हम जहाँ थे, और केवल इतिहास दोहराने से कुछ नहीं होने का, हम बहुत बड़े थे, हम ये थे, हम वो थे, वो क्या थे की बात खत्म कीजिए, वो इतिहास का विषय हो गया। हैं क्या, उसे देखिए, कौन थे, क्या
हो गए और क्या होंगे, अभी इस पर विचार करिए। और विचार करने के आप शांति से, सभा का ये विषय नहीं है। सभा में तो 10 लोग बैठेंगे, विचार करने बैठेंगे तो 10 तरह के मत सामने आएंगे और फिर वो बातें तू मैं हो के रह जाएगी। आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। स्वयं में आत्ममंथन करके देखिए कि क्या स्थिति है मेरे घर में, मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है, हम अपने बच्चे को क्या संस्कार दे रहे हैं, मेरे घर का क्या आहार है, क्या विहार है, क्या व्यवहार है। और वहां से शुरुआत वहीं से करने की आवश्यकता है। समाज में अभी जितनी भी तरह की समस्याएं दिख रही हैं, उसे अपने पहला काम ये कहने से काम नहीं चलेगा कि भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में, इससे कोई लाभ नहीं। भगत सिंह को बनाना होगा तो भगत सिंह सावरकर को अपने घर में बनाना होगा। मग अगर आप वह ऊर्जा चाहते हैं, मग का वह ऊर्जा प्राचीन जो आपके पास था वो ऊर्जा चाहते हैं, तो आप अपने बेटे को, अपने पोते को अपने घर से संस्कार की शुरुआत कीजिए। और संस्कार तक पहुंचने के लिए आपको आहार और विहार से होकर के गुजरना पड़ेगा। इस पर आप मंथन करेंगे। धन्यवाद। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, कार्यक्रम को आगे ले चलते हैं। अब हम अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए तैयार हैं। सुलभ नहीं होते सदा ऐसे दक्ष अध्यक्ष, आयोजन सार्थक हुआ लक्ष्य। हमारे अध्यक्ष महोदय संस्कृत महाविद्यालय के प्रोफेसर रह चुके हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक भी हैं। आइए महोदय, हम सभी लोग आपकी अमृत वाणी को सहेजने के लिए तैयार हैं। बड़े ही सम्मान के साथ मैं आपको आग्रह करती हूँ, आप यहाँ आए और अपने मन अनमोल वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करें। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणी। आचार्य चरण डॉक्टर उमाशंकर ऋषिवर के चरणों में प्रणाम करके आप सब लोगों को संवेद प्रणाम करता हूँ। बहुत पहले पटना विश्वविद्यालय के एक सभागार में आचार्य चरण ऋषि जी ने कहा था कि अध्यक्ष शब्द 2 तरह से बनता है। अधि अक्षण धातु से हर स्वीकार लिखो या दीर्घिकार लिखो, और इसका अर्थ होता है बुद्धि रहित मूर्ख। और यही मुझे जब सुधांशु जी ने कहा कि आपको अध्यक्षता करनी है, तो मुझे रिसीवर की बात याद आई और मुझे लगा कि बहुत अच्छा है, अपनी बुद्धि रहित मूर्खता का परिचय देने का ये अच्छा अवसर है। भाषा 3 तरह की होती है व्यवहार में, काव्य शास्त्र की दृष्टि से नहीं। एक स्वाभाविकी, एक हावी और एक प्रभावी। तो भाषा जिसकी स्वाभाविक होती है उसकी पूजा होती है, भाषा जिसकी प्रभावी होती है उसको आदर मिलता है। लेकिन भाषा जिसकी हावी हो जाती है उसको लोग सुनने में भी आदर नहीं देते। ऋषि जी के साथ मैं विद्यार्थी, संस्कृत का छात्र नहीं, संस्कृत को मैं बाद में पढ़ा था, हिंदी का छात्र था, लेकिन संपर्क बना हुआ था और वात्सल्य भी था। और इनके घर पर विद्यार्थी काल में बहुत आना जाना रहा और इनका वात्सल्य मुझे प्राप्त होता रहा। ऋषि जी की एक विशेषता बड़ी प्रिय लगती है कि इनकी भाषा स्वाभाविक रही। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि कोई हावी होकर के विद्वता का बखान कर रहा है। और शायद यही कारण है कि कोई भी इनसे मिलने में कभी घबराता नहीं था। दूसरी बात, इतने विद्वानों ने इतने तरह के अनुभव बताए। शास्त्र में लिखा है ऋषयो मंत्र द्रष्टारः, ऋषि वह जो मंत्र को देखे, मंत्र का दर्शन करे, और मुनि वो अर्थस्य मंत्र अवगाहंता इति मुनयः। तो ऋषि तो इनका संज्ञा है, तो इनकी संज्ञा ऋषि के साथ मुनि भी है, क्योंकि अभी इन्होंने शंकराचार्य की जो पंक्ति बताई कि
मौन होकर के बहुत कुछ कह जाना, ये इनकी विशेषता है। और होता तो यह है कि अभी हमारे अग्रणी वक्ता कह रहे थे कि पारस के पास लोहा सोना बन जाता है। होता यह है कि जब ऐसे व्यक्तित्व के सामने कोई जाता है और मौन भी रहे तो बहुत कुछ सीख जाता है लोग। हम सब ऋणी हैं इनके, और जो भी मिला यहाँ से दिग दिगंत तक मैं कथा के माध्यम से जाते रहता हूँ, तो विश्वविद्यालय के प्रायः प्राध्यापक इनके पुस्तकों से परिचित रहते हैं, और इस कारण से हम लोगों को मान मिल जाता है कि हम लोग ऋषि जी के साथ रहने वाले हैं, उनके साथ हमारी बातचीत होती है, ये घोर आश्चर्य मिलता है। तो जिसके नाम से दूसरे को प्रसिद्धि प्राप्त हो जाए उसकी महनीयता में जरा भी संदेह नहीं होता। अध्यक्ष को बोलना नहीं चाहिए, और बोलना भी चाहिए तो कम चाहिए, क्योंकि अल्पज्ञता मैंने बताया अभी, बुद्धि रहित मूर्ख ही अध्यक्ष होता है। और बार बार हमारी उद्घोषिका कह रही हैं कि समय बहुत कम है, तो मैं ज़्यादा ना बोल करके सुधांशु जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करूं कि विद्वानों के बीच में मुझे अध्यक्ष बनाया, लेकिन संस्कृत वाला अध्यक्ष बनाया, हिंदी वाला नहीं। इसके लिए बार बार मैं उनको धन्यवाद देता हूं। आप सबों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं कि आप कम से कम इतने, हम लोग जो हैं इतने लोग ऋषि जी के गुणों से प्रभावित हैं। शास्त्र में तो कहीं कहा गया है संस्कृत में कि एक व्यक्ति भी अगर आपकी बातों से सहमत हो गया तो आपका जीवन सार्थक हो गया। और इतने शिष्य, इतने प्रशिष्य और इतने इनके मुलाकाती लोग इनके प्रति अपना आदर भाव दिखाते हैं, यही श्रेष्ठता है। यह संस्कृत की पूजा है, यह व्यक्तित्व की पूजा है। एक बात और कहूँ, ऋषि जी न व्यक्ति हैं न व्यक्तित्व हैं, इन सबों से ऊपर अस्तित्व के रूप में है। महर्षि अरविंद ने एक जगह लिखा है कि जब उनका सुपर माइंड की जहाँ चर्चा करते हैं उसमें बीच में है समधिक प्रसार। समधिक प्रसार की व्याख्या में अरविंद ने लिखा है कि आपसे कितना जुड़ता है। कोई बहुत बड़ा विद्वान है, कोई बहुत बड़ा धनवान है, लेकिन आपसे कितना जुड़ा है, आपके साथ व्यवहार कैसा रहा। ऋषि जी के साथ मिलने वाला कम से कम ये शिकायत नहीं करता कि ऋषि जी हमको नेग्लेक्ट कर दिए, हमारे साथ ठीक व्यवहार नहीं किए। सबके लिए इनकी स्वाभाविक आदरणीय वाणी सदा तत्पर रहती है। यही कारण है कि पूरा मिलने वाला इनका गुलाम बन जाता है। उसी में से मैं भी एक हूँ। इन्हीं के साथ मैं अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।